अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। और उस अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा विषैला शब्द जिसका हम प्रयोग अक्सर करते रहते हैं और जिस शब्द के लिए पूरी की पूरी मूवी का एक हाफ चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं सॉरी। मैं जाट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केसरी चैप्टर 2 की। यह मूवी कई बार याद रखता है कि भाई किसी भी मूवी को बनाने के पीछे प्रयोजन क्या है। एक हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हो, उससे मोटिवेशन क्या मिलेगा। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसे सच में हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसा था वो भीषण नरसंहार जिसे जनरल डायर ने तब तक गोलियां चलाई उन निहत्थे लोगों पर जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। अगर उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई होती तो ये मनहूस कांड आगे और भी चलता रहता। इसी पर एक मूवी आई है केसरी चैप्टर 2। पहले यह बात करें कि मूवी कैसी बनी है, और वास्तविकता में मूवी जैसी भी बनी होगी मूवी पर मैं वैसी ही बात करूंगा एज ए रिव्यूअर, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जिसे आप पहले समझें और जानें, जो कि मुझे लगता है एज ए रिव्यूअर मैं अपनी फैमिली के लिए, जो मेरे यूट्यूब के मेंबर्स ऑफ फैमिली है उनका, मैं उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं भाई कि मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। देखिए, इस मूवी में एक सेंटेंस है कि अदालत में सच झूठ नहीं चलता है, वहां सिर्फ हार या जीत होती है। यही सेंटेंस मूवी के अंत में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला गया। इस मूवी में जिस कैरेक्टर को दिखाया गया है चित्तूर शंकर नायर, जिन्हें सी शंकरन नायर भी कहते हैं, उनकी कहानी है। और इसके हिसाब से उन्होंने जनरल डायर पर केस किया था जो कि इंग्लैंड में चला था, जिसका क्या रिजल्ट हुआ उसके पर बात होगी। यही एक पहली चीज गलत है। जी नहीं, उल्टा डायर ने केस दायर किया था जो जाकर के इंग्लैंड में चला था। अब आप समझिए इस कहानी के कितने किरदार हैं और उन किरदारों की क्या सच्चाई है और वो किरदार कैसे हैं, और वास्तविकता में हमें इस देश के लिए नायक चाहिए कैसा, आज इसी पर बात करते हैं। कहानी में अक्षय कुमार, आर माधवन और नेपो किड्स के ताऊ के प्रोडक्शन में बनी है, तो उनकी भतीजी भी है अनन्या पांडे, सिमोन पासले डे, जिन्होंने जनरल डायर का रोल प्ले किया है। अक्षय कुमार ने सी शंकरन का, आर माधवन ने मैकेलने का और अनन्या पांडे दिलगीत। तो दो चीज़ें पहले ही हम बता देते हैं आपको कि दिलगीत का जो कैरेक्टर है वो भी सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर बनाया गया है, और जो आर माधवन का कैरेक्टर है वो भी सिनेमैटिक लिबर्टी के ही आधार पर है। अन्यथा उस समय पर जो केस हुआ था उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। अक्षय कुमार और जनरल डायर, ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल सही हैं और सही बात है। बाद में बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमें नायक कैसा चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए, इस मूवी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो मूवी वेल मेड है। बीजीएम हो, सीजीआई हो, एक्टिंग हो, कुछ भी, डायलॉग्स जो हैं वो भी इंप्रेसिव है। कहानी भी सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर लिखी गई है तो वो भी एक तरीके से सही ही जाती है अंत के कुछ क्षणों तक। और अक्षय कुमार का मोनोलॉग, जो कि खास बात है इस चीज की कि मूवी कुल मिला के ओवरऑल हर तरीके से, उसका कलेवर ले लीजिए,
उस समय की वेशभूषा, गन्स, पहनावा, मतलब सब कुछ बढ़िया तरीके से किया गया है। मूवी वास्तविकता में बड़े शानदार तरीके से बनाई गई है। मूवी के बनाने में कोई कमी नहीं है। एक्टिंग में अक्षय कुमार के ऊपर आर माधवन ठीक वैसे ही है जैसे अगर आपने रीचर देखी हो तो रीचर के सामने जो उसका विलेन था ट्रॉली, वो जैसा लगता है। पॉली है, पॉली और रीचर जब खड़े होते हैं तो सेम जैसी हालत लगती है कि दीवार पर छिपकली, तो अक्षय कुमार छिपकली की तरह आर माधवन के पीछे चिपके होते हैं। एक्टिंग में तो आर माधवन जब जब सामने आया है अक्षय कुमार को पूर्णतया पी गया है। और आपको आर माधवन से एक तरीके से घृणा सी होने लगेगी, वे क्या कर रहा है। मतलब एक तो उसको आधा ब्रिटिश आधा इंडियन दिखाया है। खैर, मैंने पहले बताया कि यह कैरेक्टर वास्तविकता में नहीं था। तो कुल मिलाकर सबसे वाहियात और बेकार कैरेक्टर नेपो किड्स की ताऊ की भतीजी अनन्या पांडे। ना उसे पहली पिक्चर में एक्टिंग आती थी, ना आज तक आई है, और मुझे नहीं लगता है कि अगले एक डिकेड तक उसे एक्टिंग आने वाली है। अपने ताऊ के भरोसे कितने दिन चलती है ये उसका और उसका भागी जाने, उस पर मैं कोई बहस नहीं करता। देखिए, इसका सोशल मीडिया पर जो बज बन रहा है वो तो आपको पता चल रहा होगा। उसके कारण इसने पहले दिन 7.75 करोड़ की कमाई की। अब उसमें कितना ब्लॉक सीट्स का है इस पर अभी आज नहीं जाते हैं। दूसरे दिन जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय भी 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी आज भी एक लगभग 7 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, क्योंकि अभी नाइट शो के कलेक्शंस आने बाकी हैं। एक तो ये तय है कि ये नेपो किड्स का ताऊ प्रोपोगंडा कहने के नाम पर या कोई भी ऐसी चीज जो विषाक्त हो उसको परोसने के लिए ये कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकता है। अब नेपो किड्स का ताऊ कौन है, बार बार मुझसे मत कहलवाइएगा, आप लोगों को पता है। दूसरी बात, जो ट्रायल की बात की जा रही है, तो दोस्तों जिस समय ये ट्रायल हो रहा था इंग्लैंड में, उस समय पर उस कोर्ट रूम में जहां ये बहस हुई, एक भी पत्रकार, एक भी मीडिया का बंदा कोई नहीं था। ना मीडिया, ना मीडिया का बंदा, ना बंदे की जात। अब आप सोचिए कि उसकी कहानी किस लेवल की सही होगी। दूसरी बात, जिनको महानायक के तौर पर पेश किया गया है, श्री शंकरन नायर यानी कि चित्तूर शंकरन नायर को, भाई साहब इनके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जब इसके कलेक्शन पर तीसरे दिन की बात करूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैंने कही थी कि हमें नायक कैसा चाहिए, नायक ऐसा चाहिए जो इतने बड़े ट्रायल के बाद भी वो खुद ही अपने लिए केस लड़ रहे थे, वो जनरल डायर को क्या डिफेंड करते। उस ब्रिटिश सरकार के राज्य में जिसका सूर्य अस्त न होता हो 24 घंटे है, उसके शासन में जनरल डायर से तुम सॉरी बुलवा लोगे या उस पर केस जीत लोगे। अंत में जो होना था वही हुआ। ब्रिटिश ने जो जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर दिया। अब जब सबसे बड़ी चीज जो खटकने वाली है वो आपको भी समझनी चाहिए, यह विषाक्तता का सबसे बड़ा रूप है। मैंने क्यों कहा प्रोपोगंडा और ये नेपो किड्स का ताऊ। भाई एक बात ये बताइए, ऐसा कौन सा वकील होता है जो वकालत करते 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 जिसके खिलाफ लड़ रहा होता है अंत में उसी का साथ चला जाए और उसको यह बता दे कि ये ट्रॉमा से गुजर रहा था। वो ट्रॉमा की बात भी मैं आगे करूंगा आपसे। आप जब सोचिए, कोई वकील ऐसा सुना आपने आज तक कि जिसको कटघरे में खड़ा करके उसे सजा दिलानी है, अंत में वह उसी के फेवर में हो जाए। एक प्रश्न आप सबके लिए छोड़ रहा हूं कि यही शंकरन नायर इस केस के बाद जब साइमन कमीशन आता है तो उसके विरोध में नहीं खड़े होते हैं, उसके साथ में खड़े होते हैं। इनकी ब्रिटिशर्स के प्रति वफादारी और देश के प्रति वफादारी में अंतर करना आपको है, मुझे नहीं। जैसा मुझे पता है, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने जाना है, जैसा मैंने मूवी में देखा है, उनके आधार पर, क्योंकि बात मैं इस पर कल करूंगा तरीके से, लेकिन जो बात मैंने कही थी कि हमें नायक कैसा चाहिए, नायक ऐसा चाहिए
जो पूरा केस करता है, ना उसे सॉरी बुलवाता है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड पर न कभी सॉरी बोला, न कभी खेद व्यक्त किया, न उसे कोई अफसोस था, कहीं नहीं, और उससे कोई बुलवा भी नहीं सका। या वो 13 साल का लड़का जो इस घटना का प्रत्यक्ष गवाह था, जिसने 21 वर्षों के बाद, जिसे पता भी नहीं था, जिद का पक्का था, अपनी जिद का धनी था, पता भी नहीं था कि इंग्लैंड है कहां, 21 वर्ष बाद सेम डेट को उसी के घर में घुसकर जनरल डायर को चांप देता है। ऐसा नायक चाहिए या सी शंकरन नायर जैसा? ये सोचना आपको है। जवाब कमेंट बॉक्स में आपके चाहिए, क्योंकि उस वीर बहादुर का नाम है सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। और इस पर कई मूवीज बनी हैं। इसी प्रोडक्शन हाउस की सरदार ऊधम सिंह, विक्की कौशल के जो कैरेक्टर के साथ उन्होंने प्ले किया है, आप उसे भी देख लेंगे तो भी आपको फील होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अपनी बात से ही पलटते हैं, क्योंकि इन्हें झूठ, जो मैं क्या कहता हूं कि जो झूठ बोलने वाले होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि उन्होंने इससे पहले कौन सा झूठ बोला था, उससे पहले कौन सा झूठ बोला था, उससे पहले कौन सा झूठ बोला था। तो हमें नायक कैसा चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। आप जनता जनार्दन हैं। मुझे जो लगा उचित मैंने कहा। मैंने ये भी कहा मूवी बहुत अच्छी है, आप देखने जाएं, पैसा आपका, समय आपका, मन आपका। मैं उस पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सत्य बताना मेरा कर्तव्य था, मैंने वो किया। मैंने मूवी के बारे में भी ये कहा कि बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। एज अ फिल्म कोई कमी नहीं है। जो कमियां हैं वो उसकी कहानी और उसके चरित्रों के साथ, और जो असत्य है उनके साथ। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे थे गर्दा रिव्यूज। देखिए, अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं मेरे साथ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे और लगे कि मैंने जो कुछ कहा वो सच कहा तो इसे अपने यार दोस्तों संग शेयर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।